नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, वो है रसारोहण, एसेंट ऑफ सैप। रसारोहण जल अवशोषण का अर्थ था कि मृदा में उपस्थित जल का मूल के जाइलम तक पहुंचने की क्रिया को जल अवशोषण कहते थे। अब मूल के जाइलम से पर्ण के जाइलम तक गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत जल के ऊर्ध्वाधर प्रवाह को रसारोहण कहते हैं। ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। पानी ऊपर चढ़ेगा, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत चढ़ेगा, जिससे मूल के जाइलम से, ये जल अवशोषण के कारण पानी ऐसे साइडवेज चला था, जिसके कारण से मृदा से लेकर जल पहुंच गया मूल के जाइलम तक। अब मूल के जाइलम से पत्ती के जाइलम तक गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत जल के ऊर्ध्वाधर प्रवाह को क्या कहेंगे? रसारोहण। इसको जलारोहण नहीं कहते, रसारोहण कहते हैं। एसेंट ऑफ सैप कहते हैं, एसेंट ऑफ वाटर नहीं कहते। इसका कारण ये हुआ कि जो जाइलम में जो पानी ऊपर जाता है वो विशुद्ध जल नहीं होकर उसके अंदर घुलित आयन, खनिज आयन वगैरह होते हैं, और कुछ कार्बनिक यौगिक भी उसके अंदर घुलित रूप में रहते हैं। यानी शुद्ध जल ऊपर प्रवाहित नहीं होता, बल्कि विलयन प्रवाहित होता है, इसलिए इसको रसारोहण कहते हैं। जबकि जल अवशोषण था, उसमें शुद्ध जल का अवशोषण हो रहा था। इसका मतलब खनिजों का अवशोषण और जल का अवशोषण दोनों एक साथ नहीं होते हैं मृदा से। जल अवशोषण की कार्य प्रणाली भिन्न है, खनिज अवशोषण की कार्य प्रणाली भिन्न है। खनिज अवशोषण की कार्य प्रणाली आगामी के एक आध पार्ट बाद में उसके बारे में उल्लेख आएगा, और जल अवशोषण इसलिए बोला था। परंतु दोनों खनिज अन्य प्रकार से आए और जल दूसरी विधि से आया, दोनों आ गए मूल के जाइलम तक। अब दोनों घुलकर एक साथ ऊपर की ओर प्रवाहित होंगे, इसलिए इसको जलावशोषण नहीं बोलकर क्या कहेंगे? रसारोहण। जलारोहण की जगह रसारोहण कहेंगे। अब इसका मार्ग क्या होगा? पाथ ऑफ एसेंट सैप कि जो रस जिसका आरोहण होगा, जो ऊपर की तरफ जाएगा, वो किस में से जाएगा? अभी हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, जाइलम के द्वारा जाएगा। जाइलम के द्वारा ही जल का ऊर्ध्वाधर प्रवाह होता है, विलयन का ऊर्ध्वाधर प्रवाह होता है, रस का ऊर्ध्वाधर प्रवाह होता है। जाइलम के 4 अवयव होते हैं: वाहिका, वाहिनिका, जाइलम के, एक मिनट, हाँ, जाइलम के 4 अवयव होते हैं: वाहिका, वाहिनिका और जाइलम मृदुतक, जाइलम रेशे। इनमें से वाहिकाएं और वाहिनिकाएं, वाहिकाओं को वेसल्स और वाहिनिकाओं को ट्रेकिड्स बोलते हैं। इनके द्वारा जल का ऊर्ध्वाधर प्रवाह होगा। ठीक है। अब इसको सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग का वर्णन है। वो प्रयोग का वर्णन मैं आपको एक चित्र के द्वारा आपको दिखाता हूँ कि प्रयोग द्वारा ये दर्शाना कि जल का ऊर्ध्वाधर प्रवाह जाइलम द्वारा होता है। तो एक प्रयोग है, ये बालसम पौधा है, एक बालसम पादप, और उस पादप की जड़ों को काट दिया। इस बीकर के अंदर जड़ दिख रहा है, जड़ से काट दिया और इसको एक बीकर में रख दिया। बीकर में पानी, पानी के अंदर सेफ्रेनिन या इयोसिन होता है। सेफ्रेनिन ज़्यादा सही रहता है। पादप कोशिकाओं को अभिरंजित करने के लिए सेफ्रेनिन का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। जंतुओं कोशिकाओं के लिए इयोसिन का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। तो सेफ्रेनिन मानेंगे। सेफ्रेनिन अभिरंजक का घोल इसमें है, इस बीकर के अंदर, और इसके अंदर इस पादप को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रख दिया। ठीक है, और कुछ दिनों तक इसमें रखेंगे तो इसका जो तना है वो थोड़ा लाल लाल जैसे दिखाई देने लग जाता है। इसकी पत्तियां भी थोड़ी थोड़ी रेडिश कलर की दिखाई देने लग जाती है। फिर इसकी पत्ती का अनुप्रस्थ काटते हैं या पर्णवृंत का अनुप्रस्थ काटते हैं, तो उसमें जो लाल रंग है सेफ्रेनिन का, वो जाइलम में ही दिखाई देता है। अन्य जो कोशिकाएं हैं या अन्य जो अवयव है, फ्लोएम है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, उनकी कोशिकाएं अभिरंजित नहीं दिखाई देती हैं। केवल जाइलम वाहिकाएं और वाहिनिकाएं ही
सूक्ष्मदर्शी में अभिरंजित दिखाई देती है, लाल रंग की दिखाई देती है। इसका मतलब वो लाल रंग का पानी किसके द्वारा गया ऊपर की तरफ, पत्तियों तक कैसे पहुंचा? जाइलम के द्वारा पहुंचा था। तो ये प्रयोग है बालसम पादप की सहायता से ये दर्शा सकते हैं कि रसारोहण की क्रिया केवल जाइलम द्वारा होती है। अब रसारोहण की कार्यप्रणाली, मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप। अब इसकी कार्यप्रणाली समझने के लिए 3 प्रकार के सिद्धांत प्रचलित है। पहला सिद्धांत है जैव शक्ति सिद्धांत या जैव शक्ति मत, वाइटल फोर्स थियरीज। इसके मानने वाले जो वैज्ञानिक है वो मानते हैं कि पादप की जीवित कोशिकाओं के कारण से जो बल उत्पन्न होते हैं, जीवित कोशिकाएं जो बल उत्पन्न करती है उसके कारण से ये रसारोहण की क्रिया संपन्न होती है। और तीसरा लिखा है फिजिकल फोर्स थ्योरीज, जो भौतिक बलों पर मानते हैं। इन वैज्ञानिकों का मानना है कि रसारोहण की क्रिया में पादप की जीवित कोशिकाओं का कोई योगदान नहीं है, जैविक बलों का कोई योगदान नहीं है। निर्जीव कारक, निर्जीव या भौतिक बलों के कारण से जल का ऊर्ध्वाधर प्रवाह या रसारोहण की क्रिया होती है। बीच में एक सिद्धांत है रूट प्रेशर थियरीज। कुछ किताबों में इसको भौतिक बलों के अंतर्गत मानते हैं सिद्धांतों के अंदर, कुछ पुस्तकों में इसे जैविक बलों के अंतर्गत मानते हैं। तो इसको एक अलग से ही अपनी किताब में एक तीसरा सिद्धांत दे दिया है। ठीक है, आज हम इन 2 सिद्धांतों का उल्लेख करेंगे, वाइटल फोर्स थियरीज और रूट प्रेशर थियरीज पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले है जैविक बल सिद्धांत या मत। जैविक बल सिद्धांत मानने वाले वैज्ञानिक, जैसे आपको कहा, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं। इनका मानना है कि पादप की जीवित कोशिकाओं द्वारा बल उत्पन्न किए जाते हैं, उनके कारण से जल का ऊर्ध्वाधर प्रवाह होता है। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है according to these principles the ascent of sap in plant occurs by biological forces generated due to the activities occurring in living cells of the stem, कि तने की जीवित कोशिकाओं की गतिविधियों के कारण से होता है। ठीक है, कई सारे वैज्ञानिक, इसके 2 वैज्ञानिकों का इधर उल्लेख है। एक है गोडलेवेस्की, इन्होंने सिद्धांत दिया रिले पंप सिद्धांत, रिले पंप सिद्धांत या रिले पंप थियरी या रिले पंप प्रिंसिपल कह सकते हैं। इस सिद्धांत में क्या कहा गया है? इस सिद्धांत के अनुसार कि जाइलम मृदुतक और जो मज्जा रश्मि की कोशिकाएं हैं, मृदुतक की कोशिकाएं उसकी भी, इनमें एक क्रमागत रूप से या विशेष क्रम में आवर्ती रूप से इनके परासरण दाब में अंतर होता रहता है। इनके परासरण दाब में अंतर होता रहता है। कैसे अंतर होता है? जब इनमें जल प्रवेश करता है तो इनका परासरण दाब घट जाता है, और जब जल इनसे जाइलम वाहिनिकाओं में चला जाता है तो इनका परासरण दाब बढ़ जाता है। तो इनमें लगातार क्रमबद्ध रूप से परासरण दाब में अंतर आता रहता है, और इसी परासरण दाब में अंतर के कारण से रसारोहण की क्रिया होती है। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है सिद्धांत का, इसलिए मान्य नहीं है। एक और इस मत के प्रतिपादक है भारत के महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस। उन्होंने भी इस ऐसा ही एक सिद्धांत दिया, और इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसको बोलते हैं पल्सेशन थ्योरी। ठीक है, पल्सेशन थ्योरी कहते हैं। इन्होंने एक आपको चित्र के द्वारा आपको दर्शाता हूँ। इन्होंने एक प्रयोग करके दर्शाया वैज्ञानिकों को, और उस प्रयोग के लिए नाम दिया उन्होंने इलेक्ट्रिक प्रोब। इलेक्ट्रिक प्रोब इन्होंने देखो क्या किया कि एक सुई जैसी संरचना है जिसको इलेक्ट्रिक प्रोब नाम दिया, जिसका एक तरफ संबंध है सेल से। ठीक है, चिन्ह विपरीत इसमें बना दिया, बायोलॉजी के हैं इसलिए गड़बड़ हो जाती है ना। ये इलेक्ट्रिक प्रोब, इसका एक सिरा सेल से जोड़ दिया गया है या किसी विद्युत स्रोत से जोड़ दिया गया है। एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया है, और इस सर्किट को पूरा करने के लिए एक और इलेक्ट्रोड पादप की पत्ती से जोड़ दिया गया है। अब ये जो इलेक्ट्रिक प्रोब है, इस सुई को एंडोडर्मिस के ठीक बाहर स्थित वलकुट की कोशिका तक ले जाते हैं। एंडोडर्मिस के ठीक बाहर की वलकुट की कोशिकाएं, वलकुट आपको दिखाया था, एक काफ़ी बहुस्तरीय परत है, तो उसकी अंतिम परत की कोशिकाएं
जो एंडोडर्मिस के ठीक संपर्क में रहती है वहाँ तक इस इलेक्ट्रिक प्रोब की सुई को दिया गया, और जैसे ही सर्किट ऑन करते हैं वैसे ही गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आता है। ये विक्षेप दर्शाता है, इसके आधार पर उन्होंने बताया कि ये विक्षेप दर्शाता है कि इनमें जो वलकुट के अंतिम परत की जो कोशिकाएं हैं, जो अधिचर्म के एंडोडर्मिस के संपर्क में रहती है, वो लगातार स्पंदन करती है। जैसे अपने हार्ट बीट करता है, हृदय स्पंदन करता है, वैसे उसमें लगातार स्पंदन होता है, पल्स होता है, और उन स्पंदन के कारण से जो बल उत्पन्न होता है पंप की तरह, और उसके कारण से ही जल जो है वो जाइलम वाहिकाओं द्वारा ऊपर तक चढ़ जाता है। ठीक है, हालांकि आधुनिक वैज्ञानिक इस सिद्धांत को मान्यता नहीं देते हैं। इसका एक प्रमुख कारण है कि स्ट्रॉसबर्गर ने एक प्रयोग किया। अब वो प्रयोग अद्भुत प्रयोग था, किस प्रकार किया ये भी अचरज का विषय है, आपको समझाता हूँ। हाँ, इन्होंने जेसी बोस ने प्रयोग किया था, जिस पादप पर किया था उसका नाम है इंडियन टेलीग्राफ प्लांट, जिसको डेस्मोडियम गाइरेंस भी बोलते हैं। इस पादप का नाम एक जगह और आएगा आपके, उस समय दोबारा आपको याद दिलाएंगे जेसी बोस का नाम। ठीक है, स्ट्रॉसबर्गर ने एक प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया, एक बहुत ऊंचे पेड़ को ज़मीन के नीचे से ज़मीन के पास से काट दिया। ठीक है, यानी ज़मीन के अंदर उसका ठूंठ बचा सिर्फ, और ज़मीन के ऊपर भूमि के थोड़ा सा ऊपर से उसको काट दिया, और क्रेन की सहायता से उसे एक बहुत बड़े बीकर में, एक बहुत बड़ी बीकर का खेल ही मान लेते हैं अपन, जिसमें पानी भरा था, पिक्री कमल से युक्त पानी भरा था। ऐसा पानी था जिसमें पिक्री कमल था, इसके अंदर उस पेड़ को ऐसा ऊर्ध्वाधर रख दिया क्रेन की सहायता से। बहुत बड़ा पेड़ था, जैसे मान लो सफ़ेदे का पेड़ हो या पीपल का, बरगद का, ऐसे नीम का ऐसे पेड़ हो उनको। ठीक है, और पिक्री कमल क्या करता है, जीवित कोशिकाओं के लिए घातक होता है, विषैला होता है। तो पिक्री कमल में डालने के कारण से उसकी समस्त जीवित कोशिकाएं नष्ट हो गई, आसपास की विशेषकर। फिर इस क्रेन की सहायता से इसे सामान्य पानी युक्त किसी बड़े पात्र में, बड़ी खेल में रख दिया, ऐसे मान लेते हैं। और फिर उसने देखा तो इसकी पत्तियां जो उस पेड़ की थी, विशालकाय पेड़ की, उसके वाष्पोत्सर्जन अभी भी कर रही थी। इसका मतलब पानी अभी भी ऊपर की ओर जा रहा था। पानी पत्तियों तक पहुंचेगा तभी तो वाष्प के रूप में उत्सर्जित होगा। तो उसने इस प्रयोग द्वारा ये सिद्ध किया कि जीवित कोशिकाओं का कोई लेना देना नहीं है। जीवित कोशिकाएं ऐसा कोई बल उत्पन्न नहीं करती कि पानी ऊपर तक चढ़ जाए। ठीक है, हालांकि जीवित कोशिकाएं आवश्यक जरूर है, परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं जो रसारोहण को सहायक होती हैं, परंतु जीवित कोशिकाओं द्वारा ऐसा कोई बल उत्पन्न नहीं किया जाता जो रसारोहण के लिए उत्तरदायी हो। अब अगला सिद्धांत पढ़ते हैं, रूट प्रेशर थियरी मतलब मूल दाब सिद्धांत से अभिप्राय यह है कि मूल में हर तरफ से जल अवशोषण द्वारा पानी प्रवेश करता रहता है, तो इसके वलकुट की जो कोशिकाएं हैं, उन वलकुट की कोशिकाएं स्फीत अवस्था में बनी रहती है। उनमें पानी प्रवेश करता है, तो पानी प्रवेश करते ही कोशिका झिल्ली फैलकर कोशिका भित्ति पर दाब डालती है। जैसे ही वो पानी अगली कोशिका में चला जाता है, वैसे ही वो कोशिका झिल्ली थोड़ी सी अलग हो जाती है ना। तो जल के लगातार वलकुट की कोशिकाओं में प्रवेश करने के कारण से वलकुट की कोशिकाओं में एक धनात्मक दाब उत्पन्न होता है, और उस धनात्मक दाब के कारण ही वलकुट की कोशिकाओं से ये जल जाइलम वाहिकाओं में चला जाता है, और जाइलम वाहिकाओं में भी जल लगातार पहुंचने के कारण से, जल की अधिकता के कारण से एक धनात्मक दाब उत्पन्न होता है। पानी जो इकट्ठा होता रहता है, तो इकट्ठा होता होता जाएगा कहाँ, इसलिए वो कुछ दूरी तक, ऊंचाई तक ऊपर चढ़ जाता है। तो वलकुट की कोशिकाओं में के लगातार स्फीति के कारण से, लगातार स्फीत अवस्था के कारण से जाइलम वाहिनिकाओं में उत्पन्न धनात्मक दाब को रूट प्रेशर कहते हैं। ठीक है, जाइलम
मूल की वलकुट कोशिकाओं की लगातार स्फीति अवस्था के कारण से जाइलम की वाहिकाओं व वाहिनिकाओं में उत्पन्न धनात्मक दाब उत्पन्न होता है किसी की अधिकता के कारण से, और किसी कमी के कारण से दाब उत्पन्न होगा उसको ऋणात्मक दाब कहेंगे। धनात्मक दाब को क्या कहेंगे? मूल दाब कहते हैं। मूल दाब के कारण से पानी कुछ ऊंचाई तक, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मीटर मतलब 6-7 फुट, 6.5 फुट मान लेते हैं अपन, क्योंकि 7 फुट होता है 210 सेंटीमीटर, तो लगभग 200 सेंटीमीटर तक की ऊंचाई तक के पादपों में मूल दाब की उपस्थिति देखा गई है। यानी मूल दाब के कारण से पानी 6-7 फुट ऊपर चढ़ सकता है। लेकिन जो बड़े बड़े पेड़ हैं, जैसे नीम है, पीपल है, बरगद है और ऊंचे पेड़ सफ़ेदा है, इनकी ऊंचाई काफ़ी अधिक होती है। इतनी ऊंचाई तक मूल दाब के कारण से पानी नहीं पहुंचता है। ठीक है, ये एक वैज्ञानिकों ने ज्ञात किया है। अधिकतम मूल दाब जिसका मापन किया गया है वो है 2 वायुमंडल। 2 वायुमंडल से अधिक मान का मूल दाब किसी भी पादप में नहीं मापा जा सका है, और 2 वायुमंडल मूल दाब से पानी अधिकतम 20 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ सकता है। ठीक है, और बड़े पेड़ों में पानी ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए कम से कम 12 वायुमंडलीय दाब की आवश्यकता होती है, और इतना वायुमंडलीय दाब मूल दाब द्वारा उत्पन्न हुआ कहीं पे भी नहीं देखा गया है। ठीक है, अब मूल दाब का मापन कैसे करें उसके लिए ये चित्र है, तो एक प्रयोग द्वारा बताया गया। देखते हैं इस प्रयोग में क्या किया गया है। एक अच्छी प्रकार सिंचित पादप, गमले में लिया पादप, और उसको तने को कुछ ऊंचाई से काट दिया गया और एक रबर की नली के सहायता से ऊपर ये कांच की नली लगा दी गई। कांच की नली का दूसरा संबंध मैनोमीटर से है, दाब मापी से। ठीक है, कांच के नली में कुछ पानी भरा हुआ है। अब मूल दाब के कारण से जो रसारोहण होगा उसके कारण से पानी ऊपर चढ़ेगा तो इस जल की मात्रा बढ़ेगी। जल की मात्रा बढ़ेगी तो इस मैनोमीटर के अंदर जो पारा है उस पर दाब बढ़ेगा और उसका मान मैनोमीटर द्वारा नोट कर लिया जाएगा। तो ये मूल दाब का मापन हो जाएगा। एक चित्र द्वारा और दर्शाते हैं मूल दाब को आपको। ये ऐसा ही एक प्रयोग, ये मूल दाब का ये थोड़ा रंगीन हो गया, वही है। स्टंप मतलब ठूंठ है, तने को काट दिया गया था इधर, रबर की ट्यूब की सहायता से एक कांच की नली को जोड़ दिया जिसमें पानी भरा हुआ है। इसका दूसरा संबंध मैनोमीटर से है। ठीक है, अब जब रसारोहण होगा तो पानी की मात्रा बढ़ेगी, इस कांच की नली में पानी की मात्रा बढ़ेगी तो ये मरकरी पर दाब डालेगा, मरकरी और ऊपर चढ़ेगा तो मैनोमीटर द्वारा पाठ्यांक नोट कर लिया जाएगा कितना मूल दाब है। ठीक है, तो मूल दाब द्वारा रसारोहण होता है, परंतु बड़े ऊंचे पेड़ों में मूल दाब के कारण से रसारोहण नहीं हो सकता है। तो बड़े पेड़ों में रसारोहण कैसे होगा उसको हम लोग कल समझेंगे। कल इस चैप्टर का समापन भी कर देंगे। धन्यवाद आपका।